नमस्ते, सुप्रभात बच्चे। आज की सिद्धिदात्री पाठशाला में मैं आप लोगों को आलोक धनवा की कविता पतंग पढ़ाने जा रही हूँ। सबसे पहले तो आलोक धनवा जी के बारे में जानेंगे। आलोक धनवा जी वैसे एक बहुत ही सशक्त मार्क्सवादी विचारक थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, लेकिन उन्होंने साहित्य क्षेत्र में भी अपनी लेखनी चलाई है और उन्होंने थोड़ी ही रचनाएं लिखी है, लेकिन बहुत ख्याति मिली है इन रचनाओं के माध्यम से। तो देखते हैं पतंग कविता में उनकी किस प्रकार की भावनाएं व्यक्त हुई हैं। उन्होंने पतंग कविता के माध्यम से बच्चों की बाल सुलभ इच्छाओं और उमंगों का वर्णन किया है। तो सबसे पहली चीज ये होती है कि बाल सुलभ जो कविताएं हैं वे हम देखते हैं कि भक्ति काल में भी तुलसीदास जी ने भी बाल सुलभ चेष्टा का वर्णन किया है, सूरदास जी ने भी किया है। तो इस प्रकार से जो इनका बाल सुलभ वर्णन है, बच्चों के मन की भावनाओं की, इच्छाओं की, उमंगों का जो वर्णन किया है पतंग कविता में, वो एक नूतन प्रभाव लेकर कविता में आया है। चूंकि ये नई कविता है, तो इसमें जो तत्कालीन नई कविता में नए नए बिंब, उपमान, प्रतीक ये सब आ रहे थे, वे सब इसमें हमें दिखाई पड़ते हैं। आलोक धनवा जी इसमें ऐसे बिंबों का प्रयोग किया है, ऐसे प्रतिमानों का दिया है जो बिल्कुल नूतन है। तो चलिए हम देखते हैं कि कविता में किस प्रकार से पतंग के माध्यम से कवि बाल मन की इच्छाओं, भावनाओं का वर्णन किया है। तो चलिए बच्चे किताब निकालिए, एक एक पंक्ति का अर्थ हम देखते हैं। कविता के प्रारंभ में ही कवि ने ऋतु का वर्णन किया है, भादो महीना का वर्णन किया है। तो बच्चे सबसे पहले मैं स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ 12 ऋतु अंग्रेजी में या हिंदी दोनों में ही है। अंग्रेजी महीने के बारे में आप लोगों को पता होगा, लेकिन हिंदी महीने में जो शुरुआत होती है वो चैत्र महीना से होता है। चैत्र, वैशाख, फागुन से, चैत्र से शुरू होता है। चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ और फागुन, इस प्रकार से 12 महीने हैं। तो बच्चे भादो महीना वर्षा का महीना होता है। भादो के पहले सावन महीना आता है। सावन भादो महीना वर्षा का घनघोर बारिश होती है इस महीने में। तो कवि यहाँ पर भादो महीना का वर्णन इसलिए किया है कि भादो के बाद ही आश्विन महीना आता है, जिसमें वर्षा प्राय नहीं के बराबर होती है और शरद ऋतु की पदचाप ध्वनि इस महीने में सुनाई पड़ती है। तो किस प्रकार से एक ऋतु का अंत हो रहा है और दूसरे ऋतु का प्रारंभ हो रहा है, इसका बहुत ही सुंदर बिंबों से इसमें कवि ने दिखाया है। हम देखते हैं कि वर्षा ऋतु और शरद ऋतु का वर्णन तुलसीदास के रामचरितमानस में भी देखते हैं कि वहां भी तुलसीदास जी ने, जब वर्षा ऋतु खत्म होती है और शरद ऋतु का आगमन होता है, तो तुलसीदास जी कहते हैं कि वर्षा विगत शरद ऋतु आई, वर्षा विगत शरद ऋतु आई, जनु वर्षा ऋतु प्रगट बुढ़ाई। यानी वर्षा ऋतु बीत गई है और शरद ऋतु आ रहा है, उसके कारण जो प्रकृति में परिवर्तन हो रहा है, ऐसे लग रहा है कि जो प्रकृति के काश हैं, कुश हैं, जिसमें एक फूल होते हैं ऊपर, जो शरद ऋतु में खिलते हैं, श्वेत रंग के होते हैं। तो कवि तुलसीदास जी इसकी कल्पना करते हैं कि वर्षा ऋतु लगता है कि उनकी बुढ़ापा आ गई है, इस प्रकार से प्रकृति दिखा रही है। तो इसी तरह से यहाँ पर आलोक धनवा जी वर्षा ऋतु के बारे में कहते हैं कि वर्षा ऋतु जो भादो महीना का होता है, वो उसमें जो वर्षा की तेज धार होती है, उसमें वातावरण जो सावन भादो महीने के पहले का जो महीना था, जो ग्रीष्म ऋतु था, जिसमें तेज लू चलती थी, सर्वत्र वातावरण में धूल धूसरित हो गया था, सब कुछ स्पष्ट नहीं दिखाई देता था। लेकिन भादो और सावन भादो के महीने की जो तेज बारिश है, उसमें सर्वत्र साफ सुथरा धुलकर हो गया है, कहीं वातावरण में कोई गंदगी नहीं है, बिल्कुल साफ स्वच्छ ऐसे वातावरण हो गया जैसे बच्चों के मन के जो होते हैं, भावनाएं होती हैं, वो साफ होती हैं। उसी प्रकार से भादो महीने की बौछार में सब कुछ साफ हो गया है। अब शरद ऋतु का आगमन होता है। तो शरद ऋतु का आगमन यहाँ क्यों दिखाया है, क्यों शरद ऋतु के बारे में कवि वर्णन कर रहा है? क्योंकि कवि ने जो कविता लिखी है उसका शीर्षक ही है पतंग, यानी पतंग के बारे में कवि इसमें बताने जा रहा है। बच्चे, पतंगबाजी जो होती है प्राय शरद ऋतु में ही होती है और बच्चे इसलिए शरद ऋतु में पतंगबाजी करते हैं। बच्चे क्या, बूढ़े जवान सब लोग इसमें भाग लेते हैं, अब तो प्राय सब लोग आ रहे हैं।
तो पतंगबाजी जो होती है वो शरद ऋतु में इसलिए होती है कि बरसात के बाद जो वातावरण होता है वो साफ सुथरा धुल करके हो जाता है, और शरद ऋतु में जो धूप होती है वो कड़वी नहीं होती है, बहुत ही मीठी मीठी धूप होती है, जिसमें बच्चे खुले आसमान में मीठी मीठी धूप में पतंगे उड़ा सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर पतंग के माध्यम से कवि बाल सुलभ इच्छाएं, बच्चों के मन की भावनाएं, उनके तन के मन के उमंगे जो होती है उसका वर्णन किया है। तो देखते हैं कविता बच्चे, देखिए किताब निकालिए। सबसे पहली पंक्ति है, सबसे तेज बौछारे गई। सबसे तेज यानी सावन भादो महीना में सबसे तेज बौछारें वर्षा की होती है। आषाढ़ से वैसे लगभग वर्षा शुरू होती है, लेकिन सबसे तेज बारिश सावन और भादो महीने में होती है, और भादो महीना के बाद जो महीना आता है उसमें वर्षा प्रायः खत्म हो जाती है, शरद ऋतु का आगमन होने लगता है। तो कवि कहता है कि तेज बौछारें गई और सवेरा हुआ। क्या उसके पास अंधेरा, उसके पहले अंधेरा था? नहीं, अंधेरा नहीं था, लेकिन मौसम ऐसा रहता था कि जिसमें दिन में भी सांझ का अंधेरा का एहसास होता था। बादल आकाश में छाए रहते थे, उमड़ घुमड़ कर तेज बारिश होती थी, वैसे में अंधियाला जैसा लगता था। लेकिन अब सब कुछ साफ हो गया है। इस साफ होने का मतलब है कि अब शरद ऋतु का उदय हो रहा है, और उसके उदय काल में आकाश में लालिमा भी छा रही है। उसके आगमन की पदचाप ध्वनि कैसे सुनाई पड़ी है, जैसे कोई बच्चा, नटखट बच्चा साइकिल पर आता है, ट्रिन ट्रिन घंटी उसके बजाते हुए वो आता है, सबको अपनी ओर आकृष्ट करता है। उसी प्रकार से शरद ऋतु भी आ रहा है। अब देखते हैं, भादों की बौछारें खत्म हो गई, सवेरा हो गया, यानी साफ सुथरा वातावरण हो गया है। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, सवेरा हुआ है तो खरगोश की आंखों की तरह, यानी पूर्व दिशा में लालिमा छा गई है। और वह लालिमा कैसी है? खरगोश की आंखों की तरह, बहुत गहरा लाल नहीं है, हल्का लाल है। शरद आया फूलों को पार करते हुए। अब चूंकि शरद ऋतु के पहले वर्षा ऋतु थी, इसलिए वर्षा ऋतु में सब जगह पानी है। अब शरद ऋतु साइकिल पर सवार होकर आ रहा है, तो कैसे आएगा? पानी में। अब उसको पुल पार करना है, तो पुल पार करते हुए वो अब आ रहा है, उसका उदय हो रहा है। शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, वो तेजी से अपनी साइकिल चलाते हुए शरद ऋतु आ गया है। घंटी बजाते हुए जोर जोर से, वो धीरे से नहीं आता है, चुपके से नहीं आता है, वो घंटी बजाकर अपने आने का एहसास सबों को दिलाता है कि अब मैं आ रहा हूँ। चमकीले इशारों से बुलाते हुए, वो इशारों में, चमकीले इशारा यानी इशारों में भी चमकीलापन है, वहां भी धुंधला नहीं है, वहां भी ऐसे इशारा करता है शरद ऋतु कि बच्चे समझ जाते हैं कि अब हमें पतंगबाजी करनी है, पतंग आकाश में उड़ाने का समय आ गया। चमकीले इशारों से बुलाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को, जो पतंग उड़ाने वाले बच्चे हैं उनका झुंड है, उनकी तरफ इशारा करता है शरद ऋतु। चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। आकाश को मुलायम बनाना, यह कवि क्यों कहा है? इसलिए कहा है कि अब शरद ऋतु की जो धूप है, मीठी धूप है, तो आकाश भी मुलायम हो गया है। आज की धूप, शरद ऋतु की धूप में कड़वापन नहीं है, ताप नहीं है कि बच्चे आकाश की ओर नहीं देख सकेंगे। शरद ऋतु की धूप में एक मुलायमपन है, शरद की ऋतु की धूप में मिठास है, इसलिए बच्चे उसमें टिक सकते हैं, समय भी बहुत ज्यादा समय तक पतंग उड़ा सकते हैं। इसलिए कवि कहता है कि आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। यह आकाश को मुलायम किसने बनाया? शरद ऋतु ने। वह आया तो आकाश भी मुलायम हो गया, यानी उसमें सूर्य का जो ताप था वो अब नहीं रहा, बहुत मीठी धूप हो गई है, बहुत मुलायम धूप हो गई है।
क्यों ऐसा कर दिया शरद ऋतु ने? क्योंकि बच्चे पतंग उड़ा सके, ऊपर आकाश की ओर देख करके वे पतंग उड़ा सके। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, हल्की, वो पतंग को आसमान तक जाना है, इसलिए उसे हल्की बनाया गया है और उसे रंगीन भी बनाया गया है। बच्चों की कल्पनाएं पतंग की तरह होती है, उनकी भावनाएं पतंग की तरह रंगीन होती है, हल्की होती हैं, आसमान की तरह ऊपर उड़ान लेने वाली होती है। तो कवि कहता है कि शरद ऋतु आया है, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज को उड़ाने का माहौल बना दिया है, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके ऐसा वातावरण बना दिया है, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके ऐसा बना दिया है वातावरण को, कि शुरू हो सके सीटियां, जब धूप में कड़वाहट नहीं होती है, धूप में मिठास होती है, तो बच्चे बूढ़े जवान सब धूप सेकने के लिए बाहर निकलते हैं और उस धूप का आनंद लेते हुए किलकारियां बजाते हैं, सीटियां बजाते हैं, पतंग उड़ाते हुए। तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया, और तितलियां भी शरद ऋतु में खूब निकलती हैं, रंगीन तितलियां जो पतंगों की तरह होती हैं, यानी पतंगबाजी और तितली उड़ना, धूप का मिठास होना, यह सब बिल्कुल ऐसा चित्र है जो लगता है सामने दिखाई पड़ रहा है। बहुत ही स्पष्ट बिंब यहाँ पर उपस्थित होता है। बहुत ही सुंदर रूप से आलोक धनवा जी ने इस कविता में ऋतु परिवर्तन का चित्रण किया है, पतंगबाजी का चित्रण किया है, बच्चों के मन की कोमल भावनाओं का चित्रण किया है, शरद ऋतु की मीठी जो धूप है उसका एहसास दिलाया है। किस प्रकार से बच्चों की भावनाएं कोमल होती हैं, पतंग की तरह रंगीन होती हैं, आकाश छूने वाली होती हैं, इसका भी इसमें उन्होंने वर्णन किया है। तो बहुत ही सुंदर बिंब, उपमान और प्रतीक का इसमें जगह जगह पर आलोक धनवा जी ने प्रयोग किया है, जो अनायास ही आ गया है। लगता है कविता में खुद ब खुद ये सारे बिंब उपस्थित हो गए हैं। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। अब शरद ऋतु में कपास यानी रुई वो भी फूट पड़ती है, वो भी वातावरण में उड़ने लगती हैं। जैसे बच्चे बहुत ही कोमल मन के होते हैं, उनकी भावनाएं बिल्कुल रुई की तरह साफ होती हैं, स्वच्छ होती हैं, कोमल होती हैं, उसी प्रकार से रुई भी, कपास भी अब शरद ऋतु में आ गया है। ऐसा लगता है कपास का क्यों वर्णन किया गया है? वो शरद ऋतु में आता है, कपास होता है, फूटता है, निकलता है, लेकिन बच्चा का मन जो है कपास की तरह साफ सुथरा है, मुलायम है, और जब पतंगबाजी बच्चे करते हैं उस समय उनके पैरों के नीचे की कठोर जो धरती होती है, छत होता है, सब जैसे लगता है कि वे मुलायम हो गए हैं। कैसे? जैसे रुई मुलायम होती है, कपास मुलायम होता है। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। बच्चे, इसमें दो अर्थ हैं। जन्म से यानी शरद ऋतु के जन्म के बाद ही, यानी शरद ऋतु के आगमन के बाद ही कपास भी तैयार हो जाता है। यहाँ पर दूसरा अर्थ है कि बच्चे जब जन्म लेते हैं तो उनके साथ ही उनकी कोमल भावनाएं जो कपास की तरह स्वच्छ और साफ होती है वे साथ लेकर आते हैं। वे अपने पैरों में ऐसे चलते हैं जैसे धरती बहुत मुलायम हो, छत बहुत मुलायम है जिस पर पतंग करने उड़ाने जाते हैं। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। ऐसा लगता है कि बच्चे नहीं घूम रहे बल्कि पृथ्वी ही घूमकर उनके चारों तरफ आ रहे हैं, इतनी बेचैनी बच्चों के पैरों में होती है। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, जब बच्चे पतंग उड़ाने के समय जब ऐसे दौड़ते हैं कि अपना सूझ बूझ ही खो बैठते हैं, सारा फोकस उनका पतंग पर होता है, तो उस समय क्या होता है, जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, छत जो बहुत ही कठोर है, बच्चे का ध्यान पतंग पर है, इसलिए उन्हें छत की कठोरता का एहसास नहीं हो रहा है। ऐसा लगता है कि वे कपास शरद ऋतु में इसलिए आए हैं कि बच्चों के कोमल पैरों के नीचे वे बिछकर उसे मुलायम कर दें। छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए बच्चे जब पतंग उड़ाते हैं, उनके पैरों की थाप सुनाई पड़ती है तो ऐसा लगता है कि चारों दिशाओं में मृदंग बज रहे हैं, संगीतमय वातावरण हो गया है। जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं, डाल की तरह लचीले बेग से अक्सर। अब डाल देखिए कैसे कैसे बिंब लिए हैं, कैसे कैसे प्रतीक हैं, उपमान है। डाल जिसको हम जब झुकाते हैं तो वे नीचे तक आ तो जाते हैं, लेकिन जैसे ही छोड़ते हैं पूर्वत अवस्था में वे जहाँ थे वहाँ हो जाते हैं। ठीक बच्चों का शरीर भी इतना मुलायम होता है कि वे डाल की तरह झुक जाते हैं,
और फिर अपने आप को जब पतंग उड़ाते हुए होते हैं, जिस समय पतंग उड़ाते समय जब वे अपना सूद बूद खो बैठते हैं, उन्हें गिरने का भय होता है कि वे अब गिर जाएंगे मुड़ेरे से, लेकिन उस समय उनके लचीले शरीर जो डाल की तरह लचीला है, पूर्ववत अवस्था में फिर छत पर अपने आप को संभालते हुए पतंग उड़ाने लग जाते हैं। जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से, अक्सर छतों के खतरनाक किनारे तक बच्चे जब पतंग उड़ाते हैं उस समय बिल्कुल बेसुध रहते हैं। वे उनको लगता है पतंग हमारी कितनी ऊंचाई तक गई, वे उसी पर ध्यान देते हैं, उनके पैर कहाँ गए उस पर ध्यान उनके नहीं होते हैं। और छतों के किनारों तक आते आते वे अपने आप को ठीक उसी तरह पूर्ववत स्थिति में कर लेते हैं, जैसे डाल को झुकाते हैं और छोड़ देते हैं तो वे पूर्ववत स्थिति में अपनी स्थिति में आ जाते हैं। उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। बच्चे, संगीत का आप देखिए, संगीत में कितनी ताकत होती है कि सबको अपनी ओर आकृष्ट कर लेता है। तो बच्चा का जो शरीर होता है वह भी संगीतमय होता है, उनका शरीर रोमांचित होता है, खुशी से रोमांच होता है जब वे पतंगबाजी करते हैं। तो जब बच्चे खुश होंगे तो उनके शरीर में दूना उत्साह होगा, दूनी ऊर्जा होगी, और वही ऊर्जा, वही उत्साह, वही उमंग बच्चों को छत के मुड़ेरे से गिरने में बचा लेते हैं। उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। पतंगों की जो ऊंचाइयां होती है, जो आकाश को छूने वाली होती है, गगनचुंबी होती है, उसको कैसे बच्चे एक धागे के सहारे कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित करते हैं। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं सहज एक धागे के सहारे। इतनी ऊंचाइयां हो जाती है पतंगों की कि देखकर दूसरे लोगों का हृदय धड़कने लगता है, लेकिन बच्चे घबराते नहीं हैं, वे अपने धागों के सहारे उसे नियंत्रित करते रहते हैं। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। ऐसा लगता है कि बच्चे पृथ्वी पर नहीं है, बल्कि पतंगों के साथ उनका मन इतनी ऊंचाई तक पहुंच रहा है। अपने रंगों के सहारे वे खुश होकर के अपने रंगों के सहारे खुशी से उस ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं जहां उनकी पतंग उड़ रही है। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारे से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहरे सूरज के सामने आते हैं। जब बच्चे पतंग उड़ाते होते हैं, भोले मन से जब पतंग उड़ाते होते हैं, उनका मन आकाश में उड़ता हुआ होता है, तब उन्हें पता नहीं चलता है कि उनके पैर कहाँ तक जा रहे हैं, कितने खतरनाक किनारे पर वे पहुंचे हुए हैं, वे उनका उस समय ध्यान नहीं रहता है और वे ऐसे में गिर भी जाते हैं छत से। लेकिन जब गिर जाते हैं और गिरने के बाद जब वे बच जाते हैं तो वे और कठोर हो जाते हैं और निडर हो जाते हैं, क्योंकि कठिनाइयों से सामना करना उन्होंने सीख लिया। छत से गिरे, उनके सामने जो समस्याएं आई, कठिनाइयां आई, दुख आया, कष्ट आया, उसको झेला, तो उससे बच्चे और कठोर और निडर होकर जीवन जीना सीख जाते हैं और भी निडर होकर सुनहरे सूरज के सामने आते हैं। अब शरद ऋतु का जो सूरज था वो थोड़ा मुलायम था, बड़ी मिठास थी उसकी धूप में, लेकिन जब शरद ऋतु खत्म होने पर होता है तो उसकी धूप में ताप होने लगता है। तो उस ताप में बच्चा सीख जाता है रहना, क्योंकि वो छतों के मुड़ेरे से गिरा है, गिरकर बच गया है। अब वो उस सूरज के ताप को यानी कठिनाइयों को झेलना सीख गया है। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। बच्चे अब और भी ज्यादा बेचैन हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि पृथ्वी घूमकर उनके चारों तरफ उनके बेचैन पैरों के पास आ गई है, यानी उनकी बेचैनी और बढ़ जाती है बचपन से ज्यादा। तो इस प्रकार से बाल सुलभ जो इच्छाएं हैं, उमंगे हैं, उनके मन की भावनाएं हैं, प्रकृति ने एक पतंग के माध्यम से इसका चित्रण किया है। बहुत ही सुंदर चित्रण हुआ है। कवि ने नए नए प्रतीकों को लिया है, जो नई कविता की खास विशेषता है। यह नई कविता की ही कविता है पतंग। तो जो खास विशेषता नई कविता की है उसमें कवि ने नए नए बिंब, प्रतीक, उपमान, नई शैली, स्थिर चित्र, गद्यात्मक चित्र, सब कुछ इसमें दिया है। तो बच्चे इस प्रकार से पतंग के बहाने कवि ने बाल सुलभ जो भावनाएं होती हैं उसको बहुत ही बखूबी इसमें चित्रण किया है। बहुत ही अच्छी कविता है। चलिए बच्चे, आज के लिए इतना ही। नमस्ते, धन्यवाद आप लोगों को। अब अगले क्लास में मैं अगला वीडियो में बताऊंगी दूसरी कविता। धन्यवाद।